धन्यवाद। आज मैं इस श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति पाठ के समापन की ओर हैं। संभवतः क्वेश्चन आंसर आज हम बताएंगे। बोध प्रश्न। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? लेखक 4:30 बजे करीब में, ठंडी का दिन था, गांव से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक झरबेरी के पेड़ के नीचे बेर खा रहा था। ठंडी के दिन में अगर हम बैर खाते हैं तो उससे खांसी सर्दी होती है, खासकर बच्चों को होती है। जब एक आदमी बोला कि आपके बड़े भाई बुला रहे हैं, तो लेखक मन में डर गया कि एक तो शाम को हम बैर खा रहे हैं, जाएंगे तो हो सकता है कि डांट मिले, पिटाई भी हो। दूसरा डर है कि कोई गलती तो नहीं हो गया है जिसके चलते बड़े भाई साहब हमको मारने के लिए बुला रहे हैं। इसी बात की आशंका से लेखक डरते हुए घर पर पहुंचता है। दूसरा है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? मक्खनपुर स्कूल था जहां से देहात के बच्चे, अनेक गांव से 2 बच्चे, इस गांव से 10 गांव बच्चे, उस गांव से मिल करके टोली बनाते थे और जाते थे पढ़ने के लिए। रास्ते में एक कच्चा कुआं था, उस कुएं में ढेला बच्चे इसलिए फेंकते थे कि उसमें कहीं से एक सर्प आके गिर गया था। कुआं चूंकि कच्चा था, अब सर्प को जब तक वो मारते नहीं थे, जब तक उसके फुफकार को नहीं सुनते थे, तब तक स्कूल नहीं जाते थे। इसके अलावा बच्चों की एक कौतूहल होती है, कुएं के मुंह के पास, मुंह में अगर उसके खुले हुए भाग में अगर चेहरा झुका करके आवाज निकालते हैं तो उससे उसका प्रतिध्वनि होता है। हर क्रिया के बाद दूसरी प्रतिक्रिया होती है ना। आप न्यूटन को पढ़े होंगे विज्ञान में। तो आवाज सुनने के लिए इस कौतूहल से बच्चे इधर से जाते वक्त भी और उधर से आते वक्त भी, दोनों टाइम में कुएं में ढेला फेंकना, उसमें आवाज करना, जिसके प्रतिध्वनि को सुनना। इसी अभिरुचि के चलते रास्ते वाले कुएं में बच्चे ढेला फेंकते थे। 3 नंबर है, सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं है। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? शाम को जिस वक्त भाई साहब ने चिट्ठी लिख के दिया था कि मक्खनपुर डाकाने में छोड़ के आ जाओ, लेखक जाता है, तब तक याद आती है कुएं में ढेला फेंकेंगे। इस बीच उसके दिमाग से यह बात निकल जाती है कि मेरे टोपी के अंदर चिट्ठी है। जाता है, ढेला ऐसे उठा के फेंकना चाहता है, तब तक सिर से टोपी क्या होता है खुल जाता है। एक हाथ से टोपी पकड़ता है, तब तक चिट्ठियां चक्कर काट करके कुएं में गिर जाती है। अब चिट्ठी के गिरने के बाद लेखक की मनोदशा ऐसी हो जाती है कि सांप फुफकार रहा है कि नहीं, वो अब ढेला उसको लगा कि नहीं, यह बात बिल्कुल भूल जाता है। उसके मन में आतंक होता है कि अब क्या होगा, अब तो चिट्ठी कुएं में गिर गई। अगर झूठ बोलेंगे तो भी पीटे जाएंगे, अगर सही बोलेंगे तो भी पीटे जाएंगे। यही दशा उसकी हुई और वह सांप के फुफकार को सुन नहीं सका। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? अब उसकी स्थिति सांप और छुछुंदर की हो गई। आपको बताए थे, भाई गति सांप छुछुंदर केरी, उगिलत आनर लीलत कोरही, ऐसा कहा जाता है। सांप छुछुंदर को पकड़ता नहीं है, अगर पकड़ लिया तो अगर छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा, और उसको अगर निगल गया तो उसके शरीर में अनेकों तरह के फफोले हो जाएंगे। इसलिए अब लेखक तो बाल अवस्था में सोचता है कि अगर चिट्ठी डालने के संबंध में झूठ बोलेंगे तो भी बात खुलेगी तो पीटे जाएंगे। अगर सच बोले कुएं में ढेले फेंकते वक्त चिट्ठी गिर गई कुएं में तो रुई की तरह धुनाई होगी। अगर इस पर मिट्टी डाल करके चिट्ठी को ढक देते हैं, उसके बाद भी जिसके यहाँ चिट्ठी लिखा गया है
जब भाई साहब पूछेंगे तो फिर पीटे जाएंगे। इसी उधेड़ बुंद में लास्ट में लेखक निर्णय लेता है कि चाहे कुछ भी हो, मौत से लड़ेंगे लेकिन चिट्ठी को कुएं से जरूर निकालेंगे। ऐसा सोच करके वह कुएं में घुसने का क्या करता है, निर्णय लेता है। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्ति अपनाई। अब चलिए कुएं के अंदर लेखक जब बीच में धोती का रस्सी पकड़ के कुएं के अंदर लटक जाता है तो सांप के ध्यान को बांटने के लिए क्या क्या युक्ति अपनाता है। युक्ति उसको पहले से मालूम नहीं है, एकाएक उसका पैर जो है कुएं के दीवार से क्या होता है, लग जाता है और थोड़ा सा मिट्टी कुएं के एक बगल में गिरता है। तब तक सर्प जो उधर ध्यान देता है उसको देख करके वो समझ लेता है कि सर्प को ध्यान बांटने का सबसे अच्छा तरीका है। तो कुएं में लटका हुआ है, डंडा भी नीचे गिर चुका है, वो डंडा पर कई बार सर्प अपने दांत को गड़ा चुका है, लेकिन गड़ा नहीं है, उसके बीज भी निकल आए हैं छोटे छोटे बूंद के रूप में। उसके बाद लेखक क्या करता है कि जानबूझ के पैर से थोड़ा ज्यादा मिट्टी एक कोने में गिराता है। तब तक सांप उधर समझता है कोई हम पर आक्रमण करेगा, उधर सड़क के जाता है, तब तक एक हाथ से डंडा जो है उठा लेता है। डंडा उठाने के बाद फिर सर्प का ध्यान बांटने के लिए दूसरी ओर मिट्टी गिराता है, उधर सड़क के जाता है तो डंडे को बढ़ा करके चिट्ठी को क्या करता है, सरका करके अपने पास लाता है और चिट्ठी को उठा करके धोती के खूंट में बांध देता है और छोटे भाई को बोलता है खींच लो ऊपर, तो खींच लेता है। इस तरह से सांप के ध्यान को बटाने के लिए बार बार कुएं की कच्ची मिट्टी को कभी इधर कभी उधर गिराता है और सांप इधर से उधर जाता है तो अपना काम बनाता है। सांप को मारने का प्रयत्न नहीं करता। 6 नंबर क्वेश्चन है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक कार्यों का अपने शब्दों में वर्णन करें। जैसे ही लेखक कुएं के अंदर 1 फीट ऊपर जो है हवा में लहरा रहा है, तब तक नीचे सर्प जो है अपना पोजीशन बना के फिट है कि जैसे ये नीचे उतरेंगे हम इनको काट लेंगे। गनीमत है कि सर्प के दिमाग में है कि हम पर यह आक्रमण करेगा तब करेंगे, हम पर यह आक्रमण करेगा उसके बाद इस पर आक्रमण करेंगे, यही गनीमत है। उसके बाद लेखक कुएं की मिट्टी को थोड़ा गिराता है। जैसे ही सर्प जो है कुएं के दूसरी तरफ जाता है देखने के लिए क्या हो रहा है, कौन कोई कुछ मार रहा है, तब तक लेखक कूद करके नीचे क्या करता है, कुएं के दूसरे साइड में खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद चिट्ठियों को निकाल, चिट्ठी जो है सर्प जहां कुंडली मार के बैठा हुआ उसके नजदीक दोनों चिट्ठी पड़ा हुआ है। अब क्या करता है कि अब सोचता है कैसे चिट्ठी को इसके पास से हम अपने कब्जे में करें। फिर दिमाग में बात आता है, थोड़ा ज्यादा मिट्टी लेकर के इस तरफ डालता है और उधर जब सांप झपट्टा मारता है तो इतना ही देर में डंडे से एक बार कोशिश करके चिट्ठी को थोड़ा सा अलग कर देता है उसके शरीर से। फिर दूसरी बार ऐसा करता है, मिट्टी इधर फेंकता है, सर्प फिर उधर जाता है, फिर डंडे सरका करके चिट्ठी को अपने पास कर लेता है। इस तरह से 2-3-4 बार प्रयास करने के बाद चिट्ठी को अपने पास खिसका लेता है और उसको उठा करके और खूंटे में बांध करके बड़े भाई के हवाले कर देता है। इस तरह से किन-किन साहसिक। अब है कि अगर लेखक के अंदर निडरता नहीं होती तो कुएं के अंदर काम बनता नहीं बनता। उस सर्प से डर नहीं रहा था, काटने से आतंकित जरूर था कि काटेगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन उसके अंदर उस तरह का डर नहीं था जिस तरह से सर्प को देख करके हम डर जाते हैं। बहुत लोग सर्प को देख करके डर जाते हैं, लेकिन वो तो सर्प को ऊपर से ही देख रहा था कि कुएं के अंदर सर्प है, जानबूझ के गया ना, उसके अंदर जान रहा है कि सर्प है, लेकिन चिट्ठी को निकालने के लिए गया। तो अगर उसके अंदर डर बैठा होता तो कुएं प्रवेश करता हो, नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखिए कि अंदर से वो साहसी जरूर था, उसको केवल इसी बात का डर था कि सर्प हमको डसे नहीं, बाकी वो सर्प से डरता नहीं था।
8 नंबर नहीं 7 नंबर, इस बात पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा शरारत, टोली बना के जाना, रास्ते में आम का पेड़ मिले, जामुन का पेड़ मिले, बैर का पेड़ मिले, तोड़ते हुए जाना, खाते हुए जाना, पैर में कुछ गड़ जाए कोई परवाह नहीं, हाथ पर चोट लग जाए कोई परवाह नहीं, इधर से भी। और जाने के बाद बीच में कुआं मिलता है, उसमें ढेला फेंकना। कोई मतलब है ढेला फेंकने का, लेकिन फेंकना है, बच्चों की बात है। इधर से हल्ला करते हुए जाना, उधर से हल्ला करते हुए आना। इसके बाद बाल शरारत के चलते उस कुएं की फुसकार सर्प की फुफकार सुनने के लिए कुएं के पास जाना, जाकर के उसके प्रतिध्वनि को सुनना। यही सब बाल सुलभ शरारतें हमको इस कथा को, इस पाठ को पढ़ने के बाद मिलती है। शाम हो या सुबह हो, जो भी सामने खाने को मिल जाए उसके गुण अवगुण का परवाह नहीं करके खा लेना। ठंडी के दिन में अगर किरण डूबते डूबते हम अगर बैर खाएंगे, बैर का फल, तो क्या होगा? सर्दी खांसी होगी ना। शाम को आप फल खा लीजिए, 2 गिलास पानी पीजिए, बिना मतलब का सर्दी खांसी आपको हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए कभी भी फल अगर खाते हो तो 12 बजे के पहले खाओ। फल है, दही है, ये सब चीज़ शाम को नहीं खाया जाता है, सुबह खाया जाता है। खाने का सब तरीका है। मनुष्य का अनुमान और भावी योजना, अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। हम घर से सोच के जाते हैं कि जाएंगे तो ये हो कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, जाने के बाद स्थिति दूसरी हो जाती है। जब कुएं में चिट्ठी गिर गई तो लेखक क्या अनुमान लगाता है? हमारे पास नारायण वाहन है, जाएंगे तुरंत सर्प को मार देंगे और मारने के बाद चिट्ठी उठाएंगे और तुरंत फिर ऊपर चढ़ करके चल देंगे। इस तरह की बात उसके दिमाग में थी। ऐसी योजना वो बनाया था कि जाते जाते पहले सर्प को मार देंगे तो सर्प से मार देंगे तो डर से मुक्ति मिल जाएगी, आराम से चिट्ठी को उठाएंगे और नीचे से उसको ये पोटली बांध देंगे, बड़ा भाई छोटा भाई ऊपर खींच लेगा और आराम से दखाने में चिट्ठी छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन जब लटक के जाता है अंदर, 2-3 फीट ऊपर रहता है और सर्प की स्थिति देखता है, तो सारी योजनाएं क्या होती है? मिट्टी में मिल जाती है। सब कुछ भूल जाता है कि अब क्या करें, सारा योजना फेल हो जाता है। इसका मतलब कि हम जो भी भावी योजना बनाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती है कि वहां जाने के बाद सभी योजनाएं क्या होती है? मिथ्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इसलिए अनुमान और भावी योजनाओं के आधार पर कभी कभी हमारे कार्य सफल नहीं होते हैं, बल्कि विफल हो जाते हैं। ये इस तरह से। 9 नंबर, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, गीता आप पढ़े होंगे, गीता पढ़े हैं? गीता किसे कहते हैं मालूम है? गीता किताब है, अरे कौरव और पांडवों की सेना दोनों तरफ से खड़ी है कुरुक्षेत्र में। अर्जुन जब जाते हैं, अपने दादा को देखते हैं, पर पितामह भीष्म पितामह को देखते हैं, अपने गुरु को देखते हैं, अपने भाइयों को देखते हैं, अपने कुल गुरु को देखते हैं, कृपाचार्य को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, सबको जब देखते हैं तो उनके मन में मोह हो जाता है। कह रहे अपने बाबा को मारेंगे, अपने गुरु को मारेंगे, युद्ध में यही होता है, यही करने के लिए हम आए हैं। उनके मन में मोह हो जाता है। तो इसी मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसी युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हैं, और वही उपदेश की पंक्तियों को एक किताब में एकत्रित करके लिख दिया गया, उसी को कहते हैं गीता। श्रीमद् भागवत गीता वही गीता है, वही गीता है। तो कहने का मतलब यह है कि गीता में लिखा हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसकी फल के संबंध में सोचने की जरूरत नहीं है। ये निश्चित है
कि अगर आप सही ढंग से कर्म करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन फल के संबंध में मत सोचिए कि फल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सही ढंग से परिश्रम कीजिए। उसी बात तो कहता है कि फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक जो है योजना बनाता है। लेखक जब कुएं के अंदर घुसा, उसी वक्त उसको सर्प अगर डस लिया होता तो सब काम बिगड़ जाता। योजना बनाया, अनुमान और भावी योजना बना करके कुएं प्रवेश किया, लेकिन वहां नीचे उतरने के बाद सारी योजनाएं उसे क्या हो गई? फल हो गई, ये फेल हो गई। जैसा वो सोचता है उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। इसलिए फल जो होता है किसी शक्ति पर निर्भर करता है। आदमी सोचता है कुछ और उसके साथ हो जाता है कुछ। कौन इस संसार में सोचता है कि हमको दुख हो? कोई चाहता है, लेकिन तकलीफ बिना हुए मालूम होता है, तकलीफ बिना हुए रहता है। सबके साथ तकलीफ होता है, सुख होता है। सीता जब आई थी अयोध्या में तो क्या पता था कि हम 1 महीने के अंदर में जंगल में चले जाएंगे और घास के बिछौना पर सोना होगा, रावण हमको चुरा के ले जाएगा, हमारे साथ अनेकों कष्ट होंगे। ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आने के बाद हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इस चक्कर में मत पड़िए। आप भूतकाल को छोड़ दीजिए, भविष्य काल को छोड़ दीजिए, वर्तमान को देखो। अंग्रेजी में कहा है कि व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। वर्तमान समय जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। अभी आप क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या करेंगे और क्या कर गए इसको छोड़ दीजिए। भूत और भविष्य को छोड़ो, वर्तमान को देखो कि अभी तुम क्या कर रहे हो। इसी बात कोई लेखक जो है यहां पर बता रहा है। तो इस तरह से मैंने इसके क्वेश्चन को क्लियर किया। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप जितना समझे हैं पूरे पाठ को ध्यान में रखिए। और एक बात ध्यान की, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, इसलिए इसका स्पष्ट चीज को समझिए। पूरे पाठ को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य चीज को याद करना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए आप खड़े हो जाइए। कुआं कितना फीट गहरा था? कीप साइलेंट, कोई नहीं बताएगा, यही बताएंगे। 36 फीट। 36 फीट को कितना हाथ में बदल सकते हैं? 24 हाथ। तो 36 फीट अगर 24 हाथ में हुआ तो एक हाथ कितना फीट का हुआ जी? ये 24 हाथ 36 फीट, तो एक हाथ कितना फीट? हाँ, 1.5 फीट। थैंक यू, बैठिए। बड़े भाई साहब ने चिट्ठी लिखा। जब लेखक झरबेरी के पेड़ से बैर खा के लौटा अपने छोटे भाई के साथ, तो आंगन में घुसते घुसते बड़े भाई साहब ने क्या कहा? पोस्ट ऑफिस में डाल के, ठीक है। आप चिट्ठी क्या पोस्ट ऑफिस में डाली गई? तो चिट्ठी के साथ कौन सी घटना घटी बताइए? हाथ को सीधा इस तरह से, इस हाथ को निभाना। चिट्ठी कुएं में गिर गई। बैठिए। आप स्मृति पाठ के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा है। श्री राम शर्मा अपने बचपन के साहसिक घटना का वर्णन करते हैं। कुएं में जब लेखक घुसा तो सांप को देखने के बाद उसके मन की दशा कैसी हो गई? बताइए, जैसा आप समझे हैं उसके अनुसार। तुम बगल वाला, क्या दशा हुई जब कुएं के अंदर सर्प को देखा?
बैठिए, तुम बताओ, बैठो। इस पाठ का शीर्षक स्मृति क्यों रखा गया? स्मृति का मतलब यादगार होता है। क्यों रखा गया शीर्षक इसका स्मृति? 2-3 बार हम बताए हैं, बोलिए। क्यों? तुम इसके पीछे, तुम बताओ, बैठिए। और तेज बोलो, तेज बोलो, स्पष्ट बोलिए ना। अच्छा, परीक्षा में आए अगर लिखने के लिए तो इतना से काम चल जाएगा? लड़की में कोई, तुम बताओ। इस लेख का शीर्षक स्मृति क्यों है? थैंक यू, स्मृति रखा गया, थैंक यू। अच्छा है, तुम पीछे पीछे उसको खड़ा करो, हाँ खड़ा हो। अपने बड़े भाई से लेखक क्यों डरता था? दोनों भाई धोती पहन के गए थे, धोती कान में बांधे थे। धोतियों की संख्या कितनी थी? 5। कैसे 5? हाँ, 2 हो गया। हाँ, थैंक यू, बैठो, ठीक है। इधर पीछे, इधर कोने में, आप पीछे एक आदमी खड़ा होइए। हाँ, श्री राम शर्मा इस पाठ में बड़े भाई के व्यवहार के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इस पाठ से आप क्या सीखते हैं? ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो, अच्छा बोलो, ठीक है। थैंक यू, अच्छा बोला। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि बड़े भाई से डरने का मतलब हुआ कि हमको अपने से बड़ों से गलत काम करने के संबंध में हमेशा डरना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। अगर हम हमारे सामने से पिताजी आ रहे हैं, अगर अपने दोस्त के साथ अब बकबक करते जा रहे हैं तो कम से कम वो आवे तो चुप हो जाए। आदर देने का भाव होना चाहिए। केवल पाठ पढ़ लेना और पढ़ करके और कॉपी में प्रश्न का उत्तर दे दिए और नंबर मिल गया, यही पढ़ाई है? आप इससे कुछ सीखिए। आज 4-5 दिन से इस पाठ पर हम बकबक कर रहे हैं, तो इससे आपको फायदा तो होना चाहिए। अब देखो, बड़ा ये लेखक जो है अपने छोटे भाई को बराबर अपने साथ रखता था। क्यों? इसलिए कि अपने छोटू से बहुत उसको लगाव था। हमें भी परिवार में, चाहे अपना भाई हो, चाहे चाचा का लड़का, कोई भी हो, अगर हमसे छोटा है तो उसके साथ भी प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। ये सब बातें पारिवारिक जिंदगी में सिद्ध करता है हर चीज, कि आपको परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। आपके अंदर अगर आपके बड़ों का डर बना रहेगा तो कहीं भी आप गलत काम नहीं करोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऐसा इस पाठ के अंदर दर्शाया गया है। तुम खड़ा होगो, तुम सुलभ शरारतें। इस पाठ के आधार पर बच्चों के 4 शरारत यानी उसकी, जो बच्चे जो है चंचल होकर किसी काम को करते हैं जो बड़ों के लिए नागवार होता है, क्या क्या है? सुलभ शरारत बोलिए 4 बच्चों का।
इस पाठ के आधार पर? नहीं समझ रहे हैं? और हाँ ठीक है। माने आप अपने बचपन में चले जाइए तो इस प्रश्न को जवाब देने में आपको आसानी होगी। आप अपने बचपन में जाइए और क्या क्या करते हैं बच्चे। हम लोग बचपन में क्या करते थे? किसी से मारपीट करना होता था तो हम लोग बोरा पर बैठते थे, ये बेंच नहीं था। तो मान लीजिए किसी लड़का झगड़ा हो गया, बैठिए, झगड़ा हो गया तो क्या करते थे कि छोटा छोटा ईंटा का टुकड़ा पहले से बोरा के अंदर घुसा देते थे। आज जब छुट्टी होता था तब बोरा झाड़ते थे हम लोग, पूरा भर जाता था धूल क्लास में, और उसी बोरा से उसके माथा पर इस तरह से मारते थे। इस तरह से झगड़ा होता था। वो चिल्लाता था, हम लोग हल्ला करते थे आपस में, कौन मारा कौन मारा, हम नहीं मारे हम नहीं मारे, मार के चल दिए इधर। यही सब शरारत करते थे, बचपन में ही होता था। बोरा पर बैठ के हम पढ़े हैं, अंडर पैंट पहन के हाई स्कूल पास किए हैं हम, जूता पहन के नहीं किए हैं। मुबारकपुर देखते हो, मुबारकपुर, यहाँ मुबारकपुर हम पढ़ते थे और हमारे गांव से कम 2-2.5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर होगा जरूर, पैदल चल के आते थे। तो पहले के जमाने में लोग पढ़ते थे बहुत कष्ट उठा के, तो पढ़ लेते थे। और आज के जमाने में इतनी सुविधाएं दी जा रही है फिर भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये कितने बड़े दुख की बात है। इस तरह से आज मैं इस पाठ का समापन कर दिया। धन्यवाद।